हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस लेक्चर में पिछले साल में सुर्खियों में रहे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस साइंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बच गए थे उनके बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ब्रूसेलोसिस रोग। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यह जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब ऐसी बीमारियां जो कि पशुओं या जीव जंतुओं से मनुष्य में फैलती हैं। ब्रूसेलोसिस से कैटल, स्वाइन, गोट्स, सीप और डॉग्स प्रभावित होते हैं और मानव में यह रोग सांस लेने से और भोजन आदि से फैलता है और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। कैट क्यू वायरस, यह आर्थ्रोपोडा बॉर्न वायरस है। आर्थ्रोपोडा कौन होते हैं? जिनके अंगों में जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य, हमारे अंगों में भी जॉइंट्स होते हैं ना। अब कैट क्यू वायरस का होस्ट माना जाता है मॉस्किटो को। यह सिर्फ पिग के माध्यम से फैलता है। यह माना जाता है कि डोमेस्टिक पिग से स्टार्ट हुआ था फैलना। इसमें सिम्टम्स में तेज बुखार आता है। जू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन जू बैक्टीरिया से होता है और ये फसलों में होता है। जू इन्फेक्शन के कारण चावल की जो बालियां या पत्तियां होती हैं उसका रंग हरे से पीला हो जाता है। हाल ही में इसकी वैक्सीन बनाई गई है। पॉस्चुरेला मल्टोसिडा, ये एक बैक्टीरिया है जो शाकाहारी जीवों के श्वसन तंत्र में पाया जाता है और किसी भी जीव की कमजोर इम्यूनिटी होने से उस जीव पर यह पॉस्चुरेला मल्टीसिडो बैक्टीरिया प्रभावी होने लगता है। इससे डायरिया तथा हीमोरहैजिक सेप्टिसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। मतलब यह भी एक जूनोटिक डिजीज पैदा करने वाला बैक्टीरिया है। अब बताओ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL क्या है? यह इसरो की ही एक शाखा है, कॉमर्शियल ब्रांच है एक इसरो की। NSIL न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी पहली फ्लाइट PSLV 651 के द्वारा तय की है। इसमें NSIL ने 18 सैटेलाइट भेजे, जिसमें एक था एमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा 3 और अन्य प्रमुख सैटेलाइट भेजे गए थे। सिंधु नेत्र सैटेलाइट जो समुद्र क्षेत्र में नज़र रखेगा, यह साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ एडन और अफ्रीकन कोस्ट तक अपनी निगरानी रख सकेगा। दूसरा सतीश धवन सैटेलाइट, ये स्पेस किड इंडिया ने बनाया था, जो कि नैनो सैटेलाइट है। ये रेडिएशन लेवल और स्पेस वेदर का अध्ययन करेगा तथा लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तीसरा आता है यूनिटी सैटेलाइट, जो रेडियो रिले सैटेलाइट है। ये रेडियो रिले सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेशनल साइंस डे कब मनाया गया? 28 फरवरी को 1987 से मनाया जा रहा है। यह नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 2021 की थीम थी फ्यूचर ऑफ SIT, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क्स। आर्कटिका M के बारे में बताइए। ये रॉसकॉस्मोस मतलब रशिया की स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट है, जो कि आर्कटिक ओशियन के अध्ययन के लिए एक मौसमी उपग्रह है। बस नाम याद रखिएगा कि रशिया का ही है आर्कटिका M। एरीज देवस्थल स्पेक्ट्रोग्राफ कहाँ है? ये स्पेक्ट्रोग्राफ उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थापित किया गया है। यह इंडिजिनसली डेवलप्ड एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम द्वारा खगोलीय ऑब्जेक्ट का अध्ययन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड के माध्यम से। यह एशिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब इसे डेवलप किसने किया है? एरीस ने। इसका नाम ही है ना, एरीस देवस्थल स्पेक्ट्रोग्राफ, तो इसे एरीस ने ही डेवलप किया है। एरीस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। WHO ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है? एल साल्वाडोर को। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। हेयांग 2C सैटेलाइट चाइना का है, जो न्यू ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, मतलब मरीन एनवायरनमेंट को अध्ययन करेगा। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, इसने अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसे स्थापित किया गया था हैनले, लद्दाख में। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी माउंट सरस्वती में है यह। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इज रिमोटली ऑपरेटेड टेलीस्कोप विच इज लिंक्ड टू सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्रेस्ट। और यह क्रेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के अंतर्गत काम करता है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कार्यों में एक्सोप्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करना आते हैं। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, इस बीमारी का दूसरा नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये अफ्रीका महाद्वीप में सीसी मक्खी के कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट के कारण फैलती है। हाल ही में वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो ने इसे पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है। अब टोगो की लोकेशन देख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है ये टोगो। इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स, तो निम्हांस नामक एक संस्थान ने इंडियन ब्रेन टेम्पलेट और ब्रेन एटलस को डेवलप किया है। ब्रेन टेम्पलेट का मतलब होता है कि ब्रेन के किस हिस्से में कौन सी परेशानी उत्पन्न होती है जिसके कारण किसी भी डिजीज का जन्म होता है। इसका पता लगाया है निम्हांस ने, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ग्लोबल मीथेन बजट क्या है? ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। ग्लोबल मीथेन बजट में कहा गया है कि 2008 से 2017 तक ग्लोबल मीथेन एमिशन सन 2000 की तुलना में 5% अधिक हुआ है। यह देखा गया है कि वेटलैंड से लगभग 20 से 30% का मीथेन एमिशन होता है। अब ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि 2001 में स्टार्ट किया गया था। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। यह ग्लोबल मीथेन बजट के साथ साथ ही ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बजट, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट आदि भी पेश करता है। याद रखिएगा, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट सन 2001। फॉस्फीन गैस के बारे में बताइए। यह गैस शुक्र ग्रह में मिली है। फॉस्फीन गैस एक कलरलेस, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैस है। इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब जल में भी घुल सकती है, एंड ऑल्सो कैन बी प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकली। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। देखिए, न्यूज़ में था ये क्योंकि रेलवे ने इसे डिसरप्ट कर दिया है। देखो, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, जैसे हम किसी भी साइट पर जाकर अपना डाटा फिल करते हैं, जैसे नाम फिल कर दिया, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो इन सारे डाटा को ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर अपने में सेव कर लेता था। जैसे ही यदि हम दोबारा IRCTC की साइट में जाते थे और दोबारा फिल करते थे अपना डाटा, तो ऑटोमेटिकली पुराना सेव किया हुआ डाटा उसमें शो हो जाता था, जो कि हमारी सारी प्रोसेस को तेज कर देता था। लेकिन यह रियल मैंगो सॉफ्टवेयर ही डाटा फिल तो तेज़ी से करता था, लेकिन ये इलीगल सॉफ्टवेयर है, इसे मान्यता नहीं मिली है और यह कैप्चा कोड को भी आजकल स्किप कर देता है। इसीलिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन के द्वारा इसे डिसरप्ट कर दिया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन 1986 में बना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत एक सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह रेलवे की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विंग है। स्क्रब टाइफस क्या है? ये एक बैक्टीरियल रोग है जिसे बस टाइफस भी कहते हैं। स्क्रब टाइफस के केसेस नागालैंड में बढ़ते हुए देखे गए हैं। ये एक कीड़े के काटने से होता है जिसका नाम है लार्वल माइट्स। अब आगे, क्वासर क्या होता है? क्वासर ना एक ब्लैक होल है जिसके चारों ओर धूल आदि से निर्मित परिक्रमा करता एक विस्तृत चक्रनुमा क्षेत्र होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और ऑब्जेक्ट्स को खींचने के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिट करता है। और ये क्वासर्स सोलर सिस्टम से भी बड़े हो सकते हैं। और हाल ही में सबसे दूरी पर स्थित क्वासर P17 2118 नाम का सबसे दूर पर स्थित क्वासर खोजा गया है। डिप्थीरिया के बारे में बात करते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया द्वारा फैलता है और मनुष्य में डिप्थीरिया के कारण थ्रोट और अपर एयर वे प्रभावित होता है। एस्ट्रेक्स क्या है? हाल ही में फ्रांस ने अपने सैटेलाइट के प्रोटेक्शन के लिए एस्ट्रेक्स नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी, जिसमें USA और जर्मनी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब इंडिया ने कौन सी स्पेस संबंधी एक्सरसाइज किया है? पहला इंड स्पेस एक्स, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल थी, और दूसरा है मिशन शक्ति, जिसमें हमने अपने ही सैटेलाइट को ध्वस्त किया था लोअर अर्थ ऑर्बिट में। कैंडिडा ऑरिस के बारे में बताइए। कैंडिडा ऑरिस एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है। ये ट्रॉपिकल मार्सेस या दलदल में पाया जाता है। इससे फीवर आना, ठंड लगना आदि जैसे सिम्टम्स आते हैं,
और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। बैकाल जीवीडी क्या है? बैकाल गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। बैकाल झील कहाँ है? रशिया में, तो वहीं से संबंधित है ये। तो रशिया ने न्यूट्रिनो को सर्च करने के लिए बैकाल जीवीडी नामक टेलीस्कोप एस्टैब्लिश किया है। मैथिलोबैक्टीरियम एजमेली क्या है? ये स्पेस में मिले बैक्टीरियाज हैं जो प्लांट ग्रोथ में मदद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत टाइम से स्पेस में जीवन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन बैक्टीरियाज की सहायता से स्पेस में या किसी भी प्लेनेट में हम प्लांट्स को ग्रो करने में इसकी सहायता कर सकते हैं। एक्सियोम मिशन 1 के बारे में बताइए। ये एक स्पेस टूर के लिए मिशन है जिसमें 3 लोग स्पेस का टूर करेंगे। ये विश्व का पहला एंटायर प्राइवेट ऑर्बिट स्पेस मिशन है और इसमें जो एक्सियोम है वह एक ह्यूस्टन बेस्ड स्पेस फर्म है जो नासा के साथ मिलकर 3 लोगों को स्पेस टूर करा रहा है। अब इन 3 लोगों में एक है इजरायली फाइटर पायलट, दूसरा है अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और तीसरा है कैनेडियन इन्वेस्टर। स्टारडस्ट 1.0 के बारे में बताइए। स्टारडस्ट बायोफ्यूल का यूज़ करते हुए लॉन्च किया गया पहला कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च था जिसे यूएसओ की ब्लू शिफ्ट कंपनी ने बनाया है जो कि 8 किलोग्राम तक पेलोड को वहन कर सकता है। जियोस्पेशियल डाटा क्या होता है? अर्थ के किसी भी स्थान या लोकेशन से संबंधित डाटा जियोस्पेशियल डाटा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस पर न्यू गाइडलाइन जारी की है। इसमें प्रोटोकॉल को लिबरलाइज किया गया है लेकिन सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए। मतलब इंडियन कंपनीज़ को अब जियोस्पेशियल डाटा से संबंधित ज़्यादा जानकारी का एक्सेस दिया जाएगा। अब इस जियोस्पेशियल डाटा में लोकेशन संबंधी इन्फॉर्मेशन होती हैं, एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन या किसी ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट या फिनोमिनल कंसर्न से संबंधित इन्फॉर्मेशन होती हैं और टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन मतलब टाइम से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में बताइए। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने स्थापित किया है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के अंतर्गत जो भी हमारे पास स्पैम कॉल्स आते हैं ना, कि किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो गया या फिर किसी लोन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, ये सारे स्पैम कॉल्स हैं। इन सारे कॉल्स की हम कंप्लेंट कर सकते हैं जो कि डू नॉट डिस्टर्ब रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल्स ट्राई जारी करता है। यह ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ट्राई एक्ट 1997 में सन 2000 में संशोधन भी किया जा चुका है। असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 क्या है? ये आईवीएफ जैसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए लाया गया बिल है जिसके अंतर्गत सरोगेसी, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन आदि जैसे क्षेत्रों को रेगुलेट किया जाएगा। रुथीनियम 106 क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बार्क ने रुथीनियम 106 के माध्यम से आंखों के कैंसर या आई कैंसर थेरेपी को डेवलप किया है। आंखों के कैंसर को ऑक्यूलर ट्यूमर कहते हैं। यह पहला इंडिजिनस रुथीनियम 106 प्लेज ट्रीटमेंट होगा। रुथीनियम जो है ना, वह यूरेनियम 235 के फिजन या विखंडन अभिक्रिया के बाद बनने वाला एक प्रोडक्ट है। अब बार्क की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसे स्थापित किया गया था 1954 में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कार्य करता है यह। इंडियन सार्स-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम इंसेकॉग, इसे इंडिया ने क्यों एस्टैब्लिश किया है? तो इंडियन सार्स-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम कोरोना वायरस के जो भी वर्जन निकल रहे हैं ना, उनमें जो भी म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन का पता लगाएगा ताकि उस म्यूटेटेड वायरस के प्रति हम अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकें। अब इस कार्य के लिए नोडल यूनिट होगी एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, और साथ ही इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर और सीएसआईआर मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे। आगे बात करते हैं निक्सी या नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज इंडिया के बारे में। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेट एक्सचेंज क्या होता है। तो वे एंटाइटी जो वेरियस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक साथ जोड़ देती है उसे इंटरनेट एक्सचेंज कहते हैं। निक्सी जो है वह इंटरनेट एक्सचेंज करने वाली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन बी में रजिस्टर्ड है। इसे सन 2003 में रजिस्टर किया गया था।
अब अपडेट ये है कि निक्सी अपनी सेवाएं 22 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेगा। अब डोमेन नेम क्या होता है? तो ये पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसकी मदद से किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं हम। अब निक्सी जो है ना, उसी के अंतर्गत इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, यह आईपी एड्रेस को एलोकेट करता है। रिकॉइलिंग ब्लैक होल फिनोमिना क्या है? तो जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो इससे इनविजिबल रिपल ट्रैवलिंग होता है। मतलब ब्लैक होल अपने स्वयं के स्थान से थोड़ा दूर विस्थापित हो जाते हैं। इस टक्कर से ग्रेविटेशनल वेव का निर्माण होता है। ब्लैक होल का यही विस्थापन रिकॉइलिंग ब्लैक होल कहलाता है। लिम्फी स्किन डिजीजेस क्या है? ये इन्फेक्टियस वायरल डिजीज है जो कि बोवाइंस के माध्यम से फैलता है। बोवाइंस मतलब कैटल, डॉग आदि के माध्यम से। मतलब लिम्फी स्किन डिजीज एक जूनोटिक डिजीज है। वायरस का नाम है पॉक्स वायरस लिम्फी डिजीज वायरस। इंडिया साइंस क्या है? ये 24/7 ओपन रहने वाला OTT चैनल है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया है। इसे विज्ञान प्रसार के माध्यम से रन किया जाता है जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेग्लेरिया फॉलेरी क्या है? ये एक अमीबा है जो कि सॉइल और फ्रेश वाटर में मिलता है, लेकिन ये मनुष्य के लिए खतरनाक होता है क्योंकि ये किसी तरह से ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन सेल्स को खाने लगता है। इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ चली है? ये मैजेंटा लाइन है दिल्ली मेट्रो की जो कि 38 किलोमीटर तक चली है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मीटियोलॉजिकल सेंटर कहाँ स्थित है? ये लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर मीटियोलॉजिकल सेंटर लेह में मौजूद है। आर्ट पार्क क्या है? यहाँ पर ना A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और R फॉर रोबोटिक्स है। मतलब आर्ट पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पार्क है जो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आर्ट पार्क की स्थापना इनोवेशन को बढ़ाने के लिए होती है। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना IISc बेंगलुरु और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में की गई थी। अब इसकी फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के द्वारा की जाएगी, NMICPS के द्वारा। C32LH2 क्या है? हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने C32LH2 नामक सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को सौंपा है। ये लगभग 5755 किलोग्राम के पेलोड्स को स्पेस तक कैरी कर सकता है। अब तक हम 4500 किलोग्राम के पेलोड्स को कैरी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियन रॉकेट पर निर्भर थे, लेकिन अब हमें क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C21LH2 मिल गया है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने डेवलप किया। HL2M टोकामेक के बारे में बताइए। ये चाइना का आर्टिफिशियल सन है। टोकामेक रिएक्टर वो होते हैं जिसमें नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया कराई जाती है। अब चाइना का HL2M टोकामेक सिचुआन प्रोविंस में इस्टेब्लिश है जिसकी एनर्जी 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होगी। एक्वापोनिक्स क्या है? तो एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में खेती करने को साथ में मिलाकर बनता है एक्वापोनिक्स। इसमें मछली पालन और पानी की खेती एक साथ की जाती है। अब 16 साइकी एस्टेरॉयड के बारे में बताइए। यह 5 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ मेटल से बना है। बाकी सारे एस्टेरॉयड्स तो धूल के कण, मिट्टी आदि से बने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेटल का है। एरियल स्पेस मिशन किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि एक स्पेस टेलीस्कोप है जो कि एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करेगा। एरियल को 2029 में भेजा जाएगा। एरियल का फुल फॉर्म है एस्टेरॉयड रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। चांग 5 प्रोब किसका है? तो नाम से ही रिलेट कर लो, चाइना का है ये चांग 5। इसने अभी हाल ही में चांद पर जाकर सैंपल कलेक्ट किया है और 40 साल बाद यह सैंपल वापस लेकर आएगा। पहली बार चाइना ऐसा करेगा
और विश्व की तीसरी कंट्री बन जाएगा, यूएसए और यूएसएसआर के बाद। चपेरे वायरस क्या है? ये इबोला लाइक इलनेस पैदा करने वाला, हाई फीवर पैदा करने वाला और संक्रामक रोग जनित करने वाला वायरस है। मतलब यह मानव से मानव में फैल सकता है यह रोग। इसमें जो रोग होता है उसमें हाई फीवर आता है, मसूड़े में सूजन होती है, स्किन रैशेस पैदा होते हैं, पेन, एब्डोमिनल में प्रॉब्लम, वॉमिटिंग आदि जैसी कंडीशन होती है। और चपेरे वायरस का वाहक या कैरियर जो है वह रैट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा है पिग्मी रैट। ड्यूकेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या है? इसके कारण मसल्स में प्रॉब्लम आती है, जिससे ह्यूमन अपनी मसल्स या आर्म्स को मूव नहीं कर पाता। इसमें मनुष्य के आर्म्स, थाइस आदि प्रभावित होते हैं। ये सामान्यतः जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, जिससे कि हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब हाल ही में IISc बेंगलोर ने इसके लिए एक न्यू जेनेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? FRB 200-428 नाम दिया गया है इसे। हाल ही में क्या हुआ है कि दूसरी गैलेक्सी से किसी रेडियो और एक्सरे सिग्नल को ऑब्जर्व किया गया है और इन्हें भी फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जा रहा है। फास्ट रेडियो बर्स्ट जो होते हैं ना, वो न्यूट्रिनो स्टार से निकलने वाले एक्स रेस और रेडियो वेव्स होते हैं। न्यूट्रिनो स्टार्स को सामान्यतः मैग्नेटोर्स कहते हैं। गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड के बारे में बताइए। GYTL ये स्टूडेंट्स को दिया जाता है उनके इनोवेशंस के लिए। GYTL दो तरह से अवार्ड देता है। पहला सितारे GYTL, दूसरा सृष्टि GYTL। तो सितारे GYTL जो है ना, इसमें सितारे का फुल फॉर्म है स्टूडेंट इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन। सितारे के अंतर्गत साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस आदि क्षेत्र में इनोवेशन दिखाने वाले छात्रों को सितारे GYTL अवार्ड देते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। दूसरा है सृष्टि GYTL। इसमें जो सितारे GYTL के अलावा जितनी भी फील्ड रह जाती हैं, मतलब अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इनोवेशन वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसे प्रोवाइड करता है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अब बताइए रेज 2020 RAISE 2020 क्या है? रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नीति आयोग तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर रेज 2020 नामक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ का एक प्रोग्राम चलाया है। गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है? यह कोरोना के टाइम में देखा गया है। इस सिंड्रोम में क्या होता है ना कि हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वही हमारी बॉडी को अटैक करने लगता है या डैमेज करने लगता है। ये मुख्यतः बॉडी में इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके कारण हमारे बॉडी में टिंगलिंग या झुंझुनाहट, इचिंग, वीकनेस, पेन, नंबनेस या अंगों का शून्य होना और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेल होना आदि इसमें देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इसरो के शुक्रयान के बारे में। शुक्र ग्रह में भेजा जाने वाला यह इसरो का पहला मिशन होगा, जो कि शुक्र ग्रह या वीनस की 4 साल तक स्टडी करेगा। इसे 2025 तक भेजा जाएगा। सेंटिनल-6 सैटेलाइट किसका है? USA का है। इसे SpaceX ने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के साथ मिलकर। रॉकेट का यूज़ हुआ है फॉल्कन 9 रॉकेट का। सेंटिनल-6 सैटेलाइट ओसीन पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को स्टडी करेगा। अब देखिए, एक सेंटिनल आइलैंड भी है, उसकी लोकेशन कहाँ है वह आपको सर्च करनी है। सोफिया के बारे में बताइए। सोफिया नासा तथा जर्मन एरोस्पेस सेंटर का संयुक्त मिशन है, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल में पानी का पता लगाएगा। ये सोफिया जो है ना, वह एक एरोप्लेन के समान समताप मंडल में उपस्थित एक नासा की ऑब्जर्वेटरी है। अब हमारे भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पानी का पता लगाया था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया क्या है? यह 1991 में स्थापित मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया MSME या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को
सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। एक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी जिसमें से सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने काम को कर सकेंगी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में उपस्थित है और इसके चेयरमैन होते हैं आईटी मिनिस्टर। टिनिटस क्या है? ये एक सिम्टम है जिसके कारण कान में कुछ झुंझुनाहट या बजने की कंटिन्यू आवाज़ सुनाई देती रहती है। अब यह सिम्टम्स कोविड के कारण लगातार बढ़ते हुए देखा गया है। ड्राफ्ट स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? इसे इसरो ने बनाया है। इस पॉलिसी में कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जाएगा, स्पेस असेट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, पार्टिसिपेशंस ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री मतलब स्पेस के क्षेत्र में कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को भी मौका दिया जाएगा, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन बढ़ाया जाएगा, टाइमली एंड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाया जाएगा स्पेस के लिए। हाँ, लेकिन इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि ये सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए होगा, विदेशी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। EOS-01 सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, उन्हें EOS सीरीज़ के नाम से ही जाना जाएगा। क्लाइमेट सैटेलाइट या मौसमी उपग्रहों को CMS सीरीज़ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। ग्राफीन मास्क किसने डेवलप किया है? ग्राफीन जो है वह कार्बन का ही एक अपर रूप है। ग्राफीन मास्क को यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने डेवलप किया है, जिसने कहा है कि यह कोरोना के प्रति प्रभावी है। मार्स अपोजिशन किसे कहते हैं? तो अर्थ, मार्स और सन का एक ही लाइन में अलाइन होना, मतलब जब सूर्य, पृथ्वी और मंगल ग्रह एक ही लाइन में होते हैं और इसमें भी सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी होती है, तो इसे मार्स अपोजिशन कहते हैं। ये हर 26 महीने में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट टाइम यह 16 अक्टूबर 2020 को देखा गया था। अब 8 दिसंबर 2022 को देखे जाने की संभावना है। तो ये सारी बातें थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से संबंधित। छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।